गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस सेशन में हम वर्ब के बारे में जानेंगे। यहाँ पर मेरा वर्ब से मतलब है एक्शन वर्ब। हालांकि पिछले 2 सेशंस में मैं आपको बता चुकी हूँ कि लिंकिंग वर्ब क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, पजेसिव वर्ब क्या होती है, लेकिन आज हम एक्शन वर्ब के बारे में जानेंगे, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में हम 80% एक्शन वर्ब्स का यूज़ करते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का वर्ब एक्शन। इसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। द वर्ब दैट डिनोट्स डूइंग और हैपनिंग। Of an action is called verb. The word that denotes doing or happening of an action is called verb. वह शब्द जो हमें बताता है या प्रदर्शित करता है डूइंग और हैपनिंग, किसी डूइंग और हैपनिंग ऑफ एन एक्शन, किसी काम के होने के बारे में या फिर घटित होने के बारे में, उसे हम वर्ब कहते हैं। यानी कि वे शब्द जो हमें किसी काम के होने के बारे में या किसी काम के घटित होने के बारे में बताते हैं उन्हें हम वर्ब कहते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूं, शी पनिश द बॉय, उसने लड़के को दंडित किया या फिर उसने लड़के को सजा दी। अब देखिए इस सेंटेंस में एक्शन क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है। काम सजा देने का ही तो हो रहा है। मैंने बोला कि इस सेंटेंस में एक्शन क्या हो रहा है। एक्शन का सीधा मतलब ये होता काम क्या हो रहा है। इस सेंटेंस में काम तो सजा देने का ही हो रहा है, इसीलिए ये जो पनिश है ये हमारी वर्ब है। सी तो आपको पता होगा ये हमारा सब्जेक्ट है और बॉय हमारी नाउन है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे शब्द जो हमें ये बताते हैं किसी भी सेंटेंस में काम के होने के बारे में, काम के घटित होने के बारे में, उन्हें ही हम वर्ब कहते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस में देखिए, सी पनिश्ड द बॉय, उसने लड़के को सजा दी। अब इसमें काम क्या हो रहा है, काम तो उसे सजा देना ही तो हो रहा है, लड़के को सजा देना हो रहा है, इसीलिए ये जो पनिश्ड है ये हमारी इसमें वर्ब है, एक्शन वर्ब है, क्योंकि ये काम कर रही है। कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर वर्षा हो रही है। इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर वर्षा हो रही है। अब आप देखिए इसमें काम क्या हो रहा है, काम तो वर्षा होना ही तो हो रहा है, काम वर्षा होना ही तो हो रहा है। तो इसमें जो रेनिंग है ये हमारी वर्ब है और ये जो इज है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, रेनिंग है ये हमारी मेन वर्ब है। मैं गाइस आपको एक और बात बता दूं कि ये जो मेन वर्ब होती हैं ये मोस्टली हमारी एक्शन वर्ब ही होती है। तो ये जो पूरा हो हमारा क्या हो गया, बीपी। बीपी का मतलब मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया था, यानी कि वर्ब फ्रेज। जब हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब मिलकर इन दोनों को हम साथ साथ वर्ब फ्रेज बोलते हैं, बीपी बोलते हैं। अब गाइस जैसा कि आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि जिन भी क्रियाओं के अंत में ना नी ने आता है उन्हें हम वर्ब कहते हैं। मेरा मतलब है जिन शब्दों के अंत में ना नी ने आता है, ऐसा हम इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, ऐसा हम ग्रामर में भी बोल सकते हैं कि जिन क्रियाएं जो होती हैं, जो भी वर्ड्स होते हैं उसके एंड में अगर ना आता है वो एक क्रिया होगी। जैसे कि चलना, बैठना, उठना, खाना, पीना, तो इनको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, ईट, सिट डाउन या फिर गेट अप। तो ये जो हमारी शब्द होते हैं ये हमारे वर्ब्स कहलाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं।
गाइस हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं वर्ब के। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसके एंड में नानी ने आता है उसे हम वर्ब कहते हैं, जैसे कि ईट, गो, कम, थ्रो, बाय, सेल, एटसेट्रा। और भी हमारी बहुत वर्ब होती हैं। अब आप इनका जब हिंदी मीनिंग निकालेंगे, ईट मीन्स क्या होता है? खाना, गो जाना, कम आना, थ्रो फेंकना, बाय मीन्स खरीदना, सेल मीन्स क्या होता है? बेचना। अब आपने एक चीज गौर की होगी कि इन सब के एंड में नानी ने आ रहा है, यानी कि ये हमारी वर्ब्स हैं। मैं चीज ये समझनी है आपको कि देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब की 4 फॉर्म होती है। कभी कभी आपने सुना होगा कि वर्ब की 5 फॉर्म भी होती हैं, 5 फॉर्म भी बताते हैं, लेकिन जो हमारी अच्छी जो इंग्लिश की बुक होती हैं उनमें 4 के बारे में जिक्र किया जाता है। वो 5वीं क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगी। सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिससे हम फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं। लेकिन गाइस इसका जो ग्रामेटिकल नाम होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, लेकिन हम अपनी मोस्टली फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बोलते हैं। लेकिन फर्स्ट फॉर्म का जो ग्रामेटिकल नाम है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे कि हम इसी से कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ईट हो गया, गो हो गया, कम हो गया, इसी तरह से और भी हमारी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। सेकंड नंबर पे आती है हमारी पास्ट इंडेफिनिट, जिसे आप सेकंड फॉर्म में बोलते हैं। सेकंड फॉर्म का ग्रामेटिकल नाम पास्ट इंडेफिनिट होता है। अब जैसे कि ईट की हमने सेकंड फॉर्म बनाई तो वो हो गई एट, गो की बनाई वो हो गई वेंट, एंड कम की बनाई तो वो हो गई केम। थर्ड जो होती है वो होती है हमारी पास्ट पार्टिसिपल, जिसे आप थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। अब थर्ड फॉर्म यानी कि इन्हीं की हमने थर्ड फॉर्म बना देनी है। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। गो की थर्ड फॉर्म गॉन, एंड कम की थर्ड फॉर्म कम ही रहती है। फोर्थ होती है हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसे हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं। आईएनजी फॉर्म का जो ग्रामेटिकल नाम है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब जैसे कि हमें ईट की अगर आईएनजी फॉर्म बनानी है तो हम बना देंगे ईटिंग, गो की हो जाएगी गोइंग, एंड कम की हो जाएगी कमिंग। सो गाइज ये हमारी होती हैं 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब की 4 फॉर्म। फर्स्ट होती है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे आप फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। इसका ग्रामेटिकल नाम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें हमारी आती है जैसे कि ईट, गो, कम, ये तो हमारी नॉर्मली फर्स्ट फॉर्म ही होती है। सेकेंड नंबर पे होती है हमारी पास्ट इंडेफिनिट, जिसे हम सेकेंड फॉर्म भी कहते हैं। सेकेंड फॉर्म में हमारे एग्जाम्पल्स हैं एट, वेंट, केम, यानी कि ईट का एट हो गई सेकेंड फॉर्म, गो की वेंट हो गई, एंड कम की केम हो गई। थर्ड नंबर पे आती है हमारी पास्ट पार्टिसिपल, जिसे हम थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। इसमें आ जाएगा हमारा ईटन, गॉन, गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है, एंड कम की थर्ड फॉर्म कम ही रहती है। फोर्थ नंबर पे होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसे हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। इसमें आ जाएगी हम किसी भी वर्ब में अगर आईएनजी लगाते हैं तो वो आईएनजी फॉर्म हो जाती है हमारी, वो हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाती है। ईटिंग, गोइंग, एंड कमिंग। अब मैं आपको बताती हूँ गाइस फोर्थ
फाइव फॉर्म के बारे में, फिफ्थ नंबर की फॉर्म जो आपने मोस्टली पढ़ी होगी, लेकिन जो हाईली बुक होती है इंग्लिश की उनमें इसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं होता है। उनमें मेन रूप से इन चारों को ही माना जाता है वर्ब की फॉर्म। फिफ्थ नंबर की फॉर्म होती है, इसे हम गाइस प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंगुलर फॉर्म भी कहते हैं। जो फिफ्थ नंबर की जो हमारी वर्ब्स की फॉर्म होती है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंगुलर भी कहते हैं। जैसे कि हमने ईट में क्या कर दिया, ईट्स कर दिया ईट का, गो का कर दिया गोज, कम का कर दिया कम्स। तो जब भी किसी वर्ब में हम एस या ईएस लगा देते हैं तो वो हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो जाती है, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंगुलर भी बोलते हैं। इसमें आ जाएगा ईट्स, गोज, कम्स और ऐसी बहुत सारी वर्ब्स होती हैं। अब गाइस आपने इतना जान लिया है कि वर्ब्स की फोर फॉर्म होती हैं मेन रूप से, लेकिन एक हमारी फिफ्थ फॉर्म भी होती है जिसमें हम एस या एस लगा दें तो वो हमारी फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे वर्ब्स के काइंड्स कितने होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब के हमारे टू टाइप होते हैं। वो क्या होते हैं, देखिए गाइस, फॉर्म अलग बात होती है एंड काइंड अलग बात होती है। फॉर्म होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म, एंड काइंड होते हैं वर्ब के प्रकार। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि फॉर्म और काइंड एक ही होते हैं। फर्स्ट होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। इसको हम बीटी बोलते हैं गाइस। मोस्टली आपने जब डिक्शनरीज उठाई होंगी, डिक्शनरीज में क्या होता है, कुछ स्पेलिंग्स होती हैं उनके आगे बीटी लिखा होता है। इसका मतलब ये होता है वर्ब, ये है वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब है। बीटी का मतलब ही वहां पे होता है कि ये जो मतलब कि कोई भी ऐसे वर्ब दी गई है उसके सामने अगर बीटी लिखा है तो उसका मतलब ये होता है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट होती है हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब। इसे हम बी से डिनोट करते हैं। मतलब कि आप जब डिक्शनरीज में देखेंगे तो जैसे कि आपको कोई वर्ब दिख रही है, या तो उसके सामने आपको बी लिखा हुआ मिलेगा या फिर उसके सामने आपको बीटी लिखा हुआ मिलेगा। तो हमें ये जानना है अगर बीटी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन अगर बी लिखा हुआ है केवल तो उसका मतलब है ये इंट्रांजिटिव वर्ब। अब हम वर्ब के फर्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं जो है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। फर्स्ट नंबर पे आती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। जिसे हम हिंदी में सकर्मक क्रिया भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है, the word that used with an object is called transitive verb. The word that is used with an object is called transitive verb. यहाँ पे वर्ड से ज़्यादा यहाँ पे वर्ब अच्छा रहेगा, ए वर्ब, क्योंकि हम वर्ब के पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पे ए वर्ब लगाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ए वर्ब दैट इज यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि एक ऐसी वर्ब जो हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ यूज होती है, यानी कि एक ऐसी वर्ब जिसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आप एक बात गाइस हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी अगर सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब आती है तो उसके साथ हमेशा ऑब्जेक्ट जरूर आएगा।
इस बात को आप जरूर नोट करिएगा कि अगर कभी सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब आती है तो उसके साथ हमेशा ऑब्जेक्ट जरूर आता है। अब ट्रांजिटिव वर्ब को आगे पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द नाउन प्रोनाउन that receives the action is called object. द नाउन प्रोनाउन, देखिएगा जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा नाउन होगा या फिर प्रोनाउन ही होगा। हालांकि वो बात अलग है, नाउन प्रोनाउन की अगर हमें विशेषता बतानी है तो उसके आगे हमने कुछ एडजेक्टिव जोड़ दिया या फिर एडवर्ब जोड़ दिया, वो बात अलग है। लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, जो मेन ऑब्जेक्ट होगा, वो हमारा नाउन या प्रोनाउन ही होगा। सो द नाउन प्रोनाउन दैट रिसीव्स द एक्शन, यानी कि वह संज्ञा या सर्वनाम जो काम को रिसीव करे, काम को प्राप्त करे, एक्शन को रिसीव करे, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। अभी मैं हिंदी में भी लिख दूंगी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? सकर्मक क्रिया। ए वर्ब दैट इज यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि वे वर्ब्स या वे क्रियाएं जो ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा यूज होती हैं, यानी कि कहने का सेंस ये है कि ऐसी वर्ब जिनके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, उन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यानी अगर ट्रांजिटिव वर्ब आएगी तो उसके साथ ऑब्जेक्ट हमेशा आएगा। इस बात को आप नोट करके हमेशा रखिएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसकी ये लिखा है सकर्मक क्रिया। स मीन्स क्या होता है? सा एंड कर्म, ऑब्जेक्ट को हम हिंदी में कर्म कहते हैं, यानी कि जिसके साथ कर्म होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब ट्रांजिटिव वर्ब भी आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लें कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है, द नाउन प्रोनाउन दैट रिसीव्स द एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि वह संज्ञा या सर्वनाम जो एक्शन को रिसीव करता है, जो प्राप्त करता है किसी काम को, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। आगे मैं आपको बताती हूँ। तो ऑब्जेक्ट को हम इस तरह से बोल सकते हैं जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, अर्थात जो क्रिया को प्राप्त करे। ऑब्जेक्ट को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, अर्थात जो क्रिया को प्राप्त करे। अभी शायद इसका मीन्स आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं अगर आपसे एग्जांपल दूं, राम bought a nice watch। ओके, राम ने एक अच्छी घड़ी खरीदी। ओके गाइस, अब इसमें सब्जेक्ट तो हमारा राम हो गया, इसमें तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए इस सेंटेंस में एक्शन क्या हुआ? एक्शन हुआ खरीदने का। मेरा कहने का मतलब ये है, इस सेंटेंस में काम क्या हुआ? राम ने क्या काम किया? राम ने एक अच्छी घड़ी खरीदी। तो खरीदना जो हुआ वो हमारा एक्शन हुआ, कहने का मतलब है वो हमारा काम हुआ। तो ये व्हाट हो जाएगी हमारी वर्ब। ओके, हमें इतना समझ में आ गया। अब राम ने क्या खरीदा? ए नाइस वॉच, एक अच्छी घड़ी खरीदी। तो ये जो है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अगर हम इस वर्ब से ये क्वेश्चन करें व्हाट, राम ने क्या खरीदा, तो आंसर क्या निकल के आएगा? ए नाइस वॉच, उसने एक अच्छी घड़ी खरीदी। तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। वर्ब से जब क्वेश्चन करें व्हाट, या फिर वर्ब से हम क्वेश्चन करें हूं, क्या या फिर किसको, जैसे कि व्हाट हो गया, एक whom हो गया। जब ये दोनों हम क्वेश्चन करते हैं किसी भी वर्ब से,
तब जो आंसर निकल के आए उससे ही हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब देखिए ये वॉच क्या है तो नाउन, हम कह तो यही रहे हैं कि उसने वॉच खरीदी यानी घड़ी खरीदी, ये तो हमने उसकी विशेषता बता दी, हाँ घड़ी है, वो अच्छी घड़ी खरीदी है। मेन क्या है, मेन तो हमारा ये नाउन ही हुआ ना, तो ऑब्जेक्ट वे नाउन या प्रोनाउन ही होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम वर्ब से जब ये पूछें व्हाट, एक तो हमें व्हाट पूछना है, दूसरा हमें पूछना है हूँ। जरूरी नहीं ये दोनों का ही आंसर आए, कभी कभार व्हाट का आंसर आता है, हूँ का आंसर नहीं आता है, कभी कभार हूँ का आंसर आता है, व्हाट का आंसर नहीं आता है, कभी कभार दोनों का भी आंसर नहीं आता है, कभी कभार दोनों का ही आंसर आ जाता है। तो ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने इस वर्ब से ये पूछा कि उसने क्या खरीदा, तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आया, उसने एक नाइस वॉच, एक घड़ी खरीदी। ओके, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब गाइस इसमें क्रिया है हमारी ये व्हाट, यानी कि खरीदना। मैंने ऊपर लिखा है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। अब देखिए वॉच पर क्रिया का प्रभाव कैसे पड़ रहा है, पहले वॉच कहाँ थी, एक शॉप में रखी होगी, एक शोरूम में रखी होगी, क्रिया होने के बाद यानी कि खरीदने के बाद वॉच कहाँ आ गई, राम के हाथ में आ गई, राम के पास आ गई। तो इस पर ये जो ऑब्जेक्ट है इस पर प्रभाव तो पड़ा ना, उसकी जगह चेंज हो गई और ये प्राप्त भी कर रहा है क्रिया को, कैसे, यानी कि जब वो खरीदेगा इस वॉच को तभी तो वो उसके हाथ में आएगी। ओके, समझ में आया गाइस। राम वॉट ए नाइस वॉच, इसमें हमारा सब्जेक्ट राम हो गया, इससे हमें कोई अभी ज़्यादा लेना देना नहीं है, हमें लेना है इससे एक्शन क्या हो हमारा, खरीदना, ये हो गई हमारी वर्ब। और जब वर्ब से हमने ये पूछा कि क्या खरीदा, तो आंसर हमारा क्या निकल के आया, ए नाइस वॉच। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये जो ए नाइस वॉच है इस पर क्रिया का प्रभाव पड़ा है। अभी वॉच थी वो शोरूम में थी, उसके बाद उसने जब वो खरीदी, उसने जब क्रिया की, उसके बाद वो उसके पास आ गई, उसके हाथ में आ गई। इसी तरह से अगर मैं एक और एग्जांपल लिखूं यहाँ पे, शी punished him yesterday. अब गाइस इस सेंटेंस को देखिए, शी पनिश्ड हिम यस्टरडे, उसने कल उसे दंडित किया, फिर कल उसे सजा दी। ओके गाइस, अब इसमें देखिए एक्शन क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, काम तो सजा देना ही तो हो रहा है। तो इसमें जो पनिश्ड हुई ये क्या हो गई हमारी वर्ब। अब जब हम इस पनिश से ये क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट, उसने क्या सजा दी, अब क्या हमें इसका कोई आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, whom से क्वेश्चन पूछेंगे। whom मीन्स होता है किसे या फिर किसको। व्हाट से तो हमें कोई आंसर नहीं मिला। अब सेकंड नंबर पे हम whom से क्वेश्चन पूछेंगे वर्ब से कि उसने किसे सजा दी, तो हमारा आंसर क्या निकला, हिम। तो हिम क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, उसने उसे सजा दी, तो ये हिम है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, ये तो हमारी नॉलेज थी, इतनी हमने जान लिया कि जो भी किसी सेंटेंस में काम होता है, जो एक्शन होता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, वर्ब से या तो व्हाट लगा के क्वेश्चन पूछते हैं या फिर whom लगा के क्वेश्चन पूछते हैं। व्हाट या whom में से अगर हमें किसी का आंसर मिल जाता है तो जो आंसर हमें मिलता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब गाइस थोड़ा मैं आगे बढ़ती हूँ, थोड़ा मैं आगे आपको बताती हूँ कि जब भी वर्ब से व्हाट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि क्या करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस टाइम पर जो हमारा आंसर निकलेगा वो होगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। होगा तो वो हमारा ऑब्जेक्ट, लेकिन वो होगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी हमारे टू टाइप के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब हम किसी वर्ब से व्हाट करके क्वेश्चन पूछते हैं, क्या करके क्वेश्चन पूछते हैं, तो उस टाइम पर जो हमारा आंसर निकलता है वो होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है समथिंग, यानी कि कोई वस्तु। और जब हम किसी वर्ब से whom करके क्वेश्चन पूछते हैं तब जो आंसर निकल के आता है उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। है तो ये ऑब्जेक्ट ही ना, लेकिन ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम समवन
यानी कि कोई इंसान होगा। कहने का मतलब ये है, अगर किसी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो उसका मतलब ये होगा कि वो कोई वस्तु है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा एक निर्जीव वस्तु होती है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा एक सजीव वस्तु होती है, वो हमेशा एक लिविंग थिंग होती है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है समवन। अब कभी कभार गाइस कुछ स्टूडेंट इस बात पर परेशान हो जाते हैं कि हम वर्ब से क्वेश्चन क्या करें, हमें कैसे पता चलेगा हमें व्हाट से क्वेश्चन करना है कि हमें whom से क्वेश्चन करना है। देखिए कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, जैसे कि मैंने कहा पनिश, तो हम पनिश करेंगे। आप खुद थोड़ा कॉमन सेंस यूज कीजिए कि हम पनिश करेंगे, हम किसी वस्तु को पनिश करेंगे, किसी वस्तु को सजा देंगे कि हम किसी इंसान को सजा देंगे। हम अगर किसी को आमंत्रण देते हैं, निमंत्रण देते हैं, इनवाइट करते हैं, तो हम किसी वस्तु को इनवाइट करेंगे या फिर हम किसी इंसान को इनवाइट करेंगे। इनवाइट तो हम एक इंसान को ही करेंगे ना। इसके अलावा कुछ हमारी वस्तु होती हैं, जैसे कि वॉट, यही हो गई खरीदना। तो हम किसी आदमी को थोड़ी ना खरीदेंगे तो हम कोई वस्तु ही ना, कोई समथिंग यानी कि कोई ऑब्जेक्ट ही ना। तो उस टाइम पर हम इससे पता कर सकते हैं कि हमें कब वॉट लगाना है, जब हमें ये पता चले कि हमें कोई निजी वस्तु खरीदनी है, हमें कोई मतलब थिंग खरीदनी है, तो उस टाइम पर हम वॉट लगा के क्वेश्चन करेंगे। अब जब हमें ये बताओ हमें किसी आदमी यानी कि कोई पर्सन है उससे बारे में कुछ कहना हो, तो उस टाइम पर हम वर्ब से whom लगा के क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको इतना पता है ठीक है, वरना आप नॉर्मली भी आप दोनों से क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको इसमें ही बताया था, पनिश से पहले हमने व्हाट से क्वेश्चन पूछा था, व्हाट से कुछ आंसर आया था, उसने क्या पनिश किया। अब उसने इसका क्या का आंसर हिम तो होगा नहीं, आप खुद सोचिए ना। सी पनिश्ड, अगर हमने इसमें क्या लगा दिया, उसने क्या पनिश किया, उसने क्या सजा दी, तो इसका तो आंसर निकल ही नहीं रहा। इसका मतलब इसमें कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ही नहीं। दूसरे नंबर में हमने पूछा होम से, उसने किसे पनिश किया, तो हमारा आंसर क्या निकला, हिम। तो इसका मतलब ये जो हिम है ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं अब जरा। सिंपल शब्द में गाइस मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाती हूँ, उससे आप समझ सकते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। जब भी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, जब भी ट्रांजिटिव वर्ब से हम व्हाट करके क्वेश्चन पूछें यानी कि क्या करके, तो उस टाइम पे जो हमारा आंसर आएगा वो होगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जब हम ट्रांजिटिव वर्ब से whom करके क्वेश्चन पूछेंगे, whom मीन्स होता है किसे या फिर किसको, तो वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ट्रांजिटिव वर्ब है, उससे हम व्हाट करके क्वेश्चन पूछेंगे, तो जो आंसर आएगा वो होगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और गाइस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा एक नॉन लिविंग थिंग होगी, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा एक निर्जीव वस्तु ही होती है। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट हो वो अगर नॉन लिविंग थिंग है, वो कोई निर्जीव वस्तु है, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। एंड जब हम ट्रांजिटिव वर्ब से whom करके क्वेश्चन पूछेंगे किसे या किसको, तब जो आंसर आएगा वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट गाइस हमेशा लिविंग थिंग होती है, वो हमेशा एक सजीव वस्तु ही होगी, वो कभी एक निर्जीव वस्तु नहीं हो सकती है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखूं, आई टीच माई सन इंग्लिश, मैं अपने पुत्र को इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। ओके गाइस, अब इसमें जो आई है ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, इसके बारे में पता है। अब गाइस इस सेंटेंस में आप देखिए एक्शन क्या हो रहा है, हमारा काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है हमारा पढ़ाने का, यानी कि टीच। तो ये हो गई हमारी वर्ब। अब जब मैं इस वर्ब से व्हाट करके क्वेश्चन पूछे, मैं क्या पढ़ा रही हूँ, तो आंसर हमारा क्या आएगा, इंग्लिश, जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है। ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर हम इससे whom करके क्वेश्चन पूछते हैं, मैं किसे पढ़ा रही हूँ, तो आंसर क्या आएगा हमारा, माई सन, अपने पुत्र को। ये हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और
क्योंकि इस वर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट आ गया है, इसीलिए जो वर्ब होगी कौन सी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव वर्ब। इसे हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। डाई ट्रांजिटिव हम इसलिए कहेंगे क्योंकि इसके पास दो ऑब्जेक्ट है, टू ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आप सोचोगे डाई ट्रांजिटिव क्या होता है? कुछ अलग नहीं होता, होती वो ट्रांजिटिव वर्ब ही है, लेकिन क्योंकि इसके पास दो ऑब्जेक्ट है इसलिए हमने इसे डाई ट्रांजिटिव बोल दिया। अगर किसी ट्रांजिटिव वर्ब के पास एक ऑब्जेक्ट है तो हम उसे मोनो ट्रांजिटिव बोल देंगे। आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा मोनो डाई, तो डाई का मतलब यहाँ दो से है, जिसके पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं उसे हम डाई ट्रांजिटिव कहेंगे, एक ऑब्जेक्ट होगा उसे मोनो ट्रांजिटिव कहेंगे। लेकिन होती तो ये ट्रांजिटिव ही है ना, होती तो ये सकर्मक क्रिया है ना। बात यही कहना चाह रही हूँ मैं कि जब भी हम किसी वर्ब से व्हाट करके क्वेश्चन पूछते हैं तो जो आंसर आएगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एंड हूम करके क्वेश्चन पूछते हैं तो जो आंसर आएगा वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ओके गाइस, समझ में आएगा। अब हम आगे जरा बढ़ते हैं। देखिए गाइस, अब कभी कभार क्या होता है कि कभी कभार सेंटेंस में केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, कभी कभार केवल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, कभी कभार दोनों होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है, कभी कभार ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, वो हमारे आगे की बात है। पहले आप इतना समझिए कि जब भी अगर किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा तो वो जो वर्ब होगी हमेशा एक ट्रांजिटिव वर्ब होगी। जैसे भी मैं एक एग्जांपल लिखूं, she gave me an interesting book। उसने मुझे एक रोचक किताब दी। ओके, शी क्या नाम? सब्जेक्ट है। उसने मुझे एक रोचक किताब दी। इसमें एक्शन क्या हो रहा है? काम क्या हो रहा है? काम देने का हो रहा है, तो ये गिव क्या हो जाएगी? हमारी वर्ब। अब ये कैसी वर्ब है ये जानने के लिए हम इस वर्ब से क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट। उसने क्या दिया? अब आप क्वेश्चन कीजिए कि उसने क्या दिया, तो आंसर क्या निकल के आएगा? एन इंटरेस्टिंग बुक, एक रोचक किताब दी। बुक है हमारा नाम, ये उसकी आगे विशेषता बताने के लिए लगा दिया गया है कि इंटरेस्टिंग बुक, बुक है वो बहुत रोचक है। तो व्हाट करके हमने जब इससे क्वेश्चन किया तो हमारा आंसर क्या आया? एन इंटरेस्टिंग बुक। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जब हम इससे हूम करके क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि उसने किसे दी, उसने किसे दिया, तो आंसर क्या आएगा? मी, मुझे। ये हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक और बात आप देखिए गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा एक नॉन लिविंग थिंग ही होती है। अब देखिए एन इंटरेस्टिंग बुक, ये जो बुक है वो एक नॉन लिविंग थिंग ही तो है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा एक लिविंग थिंग ही होती है। मी यानी कि कोई इंसान ही तो होगा, कोई इंसान ही तो होगा वो जो कह रहा होगा मी। सो शी गेव मी एन इंटरेस्टिंग बुक। शी हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे एक्शन हो रहा है वो देने का हो रहा है, इसलिए जो गेव है ये हमारी वर्ब है। जब हमने इस गेव इस वर्ब से ये पूछा कि क्या दिया, तो आंसर आया एन इंटरेस्टिंग बुक। ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डीओ का मतलब होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड आई डीओ का मतलब होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब हमने इसे हूम करके क्वेश्चन पूछा तो इसने आंसर दिया मी, तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब गाइस मैं आपको एक और एग्जांपल दूं। Ram arranged a nice dinner for us। इस सेंटेंस में राम अरेंज ए बना हुआ, राम अरेंज ए नाइस डिनर फॉर अस। राम ने हमारे लिए एक अच्छे डिनर की व्यवस्था की, राम ने हमारे लिए एक अच्छे डिनर का इंतजाम किया, फिर अरेंजमेंट किया। ओके, इसमें राम तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। ओके, अब इसमें एक्शन क्या हो रहा है? एक्शन तो हो रहा है हमारा अरेंज, तो ये हो जाएगी हमारी वर्ब। अगर हम इस वर्ब से व्हाट करके क्वेश्चन पूछें, राम ने क्या अरेंज किया, तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? ए नाइस डिनर। उसने एक अच्छा डिनर अरेंज किया,
तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने इससे व्हाट करके क्वेश्चन पूछा। अगर हम इससे हूम करके क्वेश्चन पूछें, राम ने किसे अरेंज किया। अब गाइस यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है कि ये जो अस है ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, हम इससे ये पूछ रहे हैं कि राम ने किसे अरेंज किया। राम ने हमें तो अरेंज नहीं किया ना, सोचिए गाइस, हम इससे ये पूछ रहे हैं कि राम ने किसे अरेंज किया, तो आंसर तो ये नहीं आ सकता कि राम ने हमें अरेंज किया। वो बात अलग है, राम ने हमारे लिए डिनर अरेंज किया है, हमें अरेंज नहीं किया है, हमारे लिए डिनर को अरेंज किया है। तो इसमें हूम लगाने से हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब सीधा सा ये हुआ इसमें कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ही नहीं। इसमें जो फॉर अस है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट है। राम अरेंज ए नाइस डिनर फॉर अस, इसमें एक्शन हो रहा है, वो अरेंजमेंट करने का हो रहा है, इसलिए हमारी वर्ब हो गई। अब जब इस बार से उन्हें व्हाट लाके क्वेश्चन पूछा कि राम ने क्या अरेंज किया, तो हमारा आंसर क्या निकला, ए नाइस डिनर, एक अच्छा भोजन, एक अच्छा रात्रि भोजन उसने हमारे लिए अरेंज किया। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन जब से हूम करके हम क्वेश्चन पूछेंगे कि राम ने किसे अरेंज किया, तो इसका आंसर हमें नहीं मिल रहा है सेंटेंस में। इसका मतलब ये हुआ इसमें कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसमें ये नहीं होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। राम ने हमें अरेंज नहीं किया, राम ने हमारे लिए डिनर अरेंज किया। तो अब इन दोनों सेंटेंस में देखिए जो वर्ब हैं, इन दोनों के बाद ही ऑब्जेक्ट आया है, यानी कि ये जो दोनों वर्ब हैं ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, ये दोनों हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इन दोनों के बाद में ही ऑब्जेक्ट आया हुआ है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सी invited her friends for dinner, उसने अपने मित्रों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। ओके, इस सेंटेंस में एक्शन क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है हमारा इनवाइटेड, आमंत्रण देना। अब हम जब आमंत्रण देंगे तो किसी इंसानी को तो देंगे, किसी वस्तु को तो आमंत्रण नहीं करेंगे ना, किसी वस्तु को इन्वाइट थोड़ी ना करेंगे। हम आमंत्रित करेंगे या फिर इनवाइट करेंगे तो इंसानी को तो करेंगे। तो हम इसमें सीधा पता चल गया, हम इससे हूम से क्वेश्चन करेंगे, उसने किसे इनवाइट किया, तो आंसर क्या निकला, हर फ्रेंड्स। तो ये क्या हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि हमने हूम से क्वेश्चन किया, हमें इसका आंसर मिल गया है, तो ये हमारा क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और आपने एक और बात गौर की, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हमेशा लिविंग थिंग होती है। और देखिए हर फ्रेंड्स होंगी तो इंसान ही तो होंगे वो, और वो एक लिविंग थिंग होंगे। अगर हम इसी वर्ड से हूम करके क्वेश्चन पूछते हैं, सॉरी इसी वर्ड से अगर हम व्हाट करके क्वेश्चन पूछते हैं, हूम से तो हमने पूछ लिया है, उसने क्या इन्वाइट किया। ओके गाइस, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसने डिनर इन्वाइट किया, उसने अपने दोस्तों के लिए, सॉरी शी इन्वाइटेड हर फ्रेंड्स फॉर डिनर, उसने अपने दोस्तों को डिनर के लिए इन्वाइट किया, डिनर को नहीं इन्वाइट किया, डिनर के लिए इन्वाइट किया। तो व्हाट से हमें कोई यहाँ पे आंसर नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमारा इस सेंटेंस में कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ये जो फॉर डिनर है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखिए, ही सेड the boy from drawn, उसने लड़के को डूबने से बचाया, उसने लड़के को डूबने से बचाया। अब इस सेंटेंस में देखिए एक्शन क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, बचाना हो रहा है। तो ये जो सेव्ड है ये हो गई हमारी वर्ब। अब जब हम इससे व्हाट करके क्वेश्चन पूछेंगे कि उसने क्या बचाया, तो इसका कोई आंसर नहीं निकलेगा। इसका मतलब है कि इसमें कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, अगर हम इसको इस तरह बोल देंगे उसने लड़के को बचाया, उसने क्या बचाया, उसने लड़के को बचाया, लेकिन ये लड़का जो है वो तो हमारा लिविंग थिंग है। और मैंने आपको बताया जब भी हम व्हाट करके क्वेश्चन पूछते हैं तो जो आंसर आता है वो कभी भी लिविंग थिंग नहीं होता, वो हमेशा नॉन लिविंग थिंग होता है। इसीलिए हम इससे हूम करके क्वेश्चन पूछेंगे, उसने किसे बचाया, तो हमारा आंसर क्या आएगा, लड़के को बचाया। तो जो लड़का है ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है, इसीलिए जो वर्ब है ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। और इस सेंटेंस में भी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है,
ये भी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। ही सेव्ड द बॉय फ्रॉम ड्रॉइंग, यानी कि उसने लड़के को डूबने से बचाया। इसमें एक्शन हुआ हमारा बचाने का, तो ये हो गई हमारी वर्ब। हमने इससे हूम करके क्वेश्चन पूछा तो आंसर आया उसने लड़के को बचाया, तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब कभी कभी गाइस क्या होता है, कुछ वर्ब्स को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज़ करते हैं एंड सेकंड हम उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, ही सेव्ड some money for his old age, उसने अपने बुढ़ापे के लिए कुछ रुपए को बचाया। ठीक है, तो इसमें ही हमारा हो गया सब्जेक्ट, एक्शन क्या हुआ, एक्शन बचाने का होगा, तो ये जो सेव्ड है ये हो गई हमारी वर्ब। अब जब हम इससे व्हाट करके क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो उसने क्या बचाया, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, सम मनी, उसने कुछ पैसा बचाया, तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब अगर हम इससे हूम करके क्वेश्चन पूछे, उसने किसे बचाया, तो इसका आंसर ये नहीं होगा कि उसने अपनी ओल्ड एज को बचाया, उसने अपने बुढ़ापे को नहीं बचाया, उसने कुछ रुपयों को बचाया अपने बुढ़ापे के लिए। तो हूम करने से हमें यहाँ कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये है इसमें कोई भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसमें केवल एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मेरे कहने का मतलब ये है, कभी कभी कुछ वर्ड्स ऐसी होती हैं जिनमें कभी कभी हम सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो सेव्ड है इसका यूज, इसके बाद जब हमने इससे हूम करके क्वेश्चन किया तो इसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया। लेकिन ये जो नीचे वाला सेंटेंस है इसमें जब हमने वर्ब से हूम करके क्वेश्चन किया तो कुछ आंसर आए नहीं, इसका मतलब इसमें कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जब हमने इससे व्हाट करके क्वेश्चन किया तो आंसर आया सम मनी, उसने कुछ रुपया बचाया, तो ये क्या हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो फॉर हिज ओल्ड एज है उसने अपने बुढ़ापे के लिए रुपये बचाया है, उसने अपने बुढ़ापे को नहीं बचाया है। तो इसके बाद भी हमारी, इस वर्ब के बाद भी हमारी फर्स्ट सेंटेंस में इसके बाद भी हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है, सेकेंड सेंटेंस में इस वर्ब के बाद भी हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है एंड थर्ड सेंटेंस में भी इस वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है। यानी कि जो तीनों वर्ब हैं ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, जो तीनों वर्ब हैं ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब के हमारे एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि सकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण इसके हो सकते हैं। ईट, थ्रो, बाई, शेल, ड्रिंक, और भी हमारे हो सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि हो गया हमारा पनिश, गिव, टेक, स्टील, और भी हमारे होते हैं बहुत से एग्जाम्पल। अब देखिए ईट यानी कि खाना, अब खाना होगा, हम किसी खाने को ही तो खाएंगे, मतलब खाने के बाद कोई चीज़ ऐसी हम रखेंगे जो हम खा सकते हैं, कोई वस्तु ये तो होगी जिससे हम खाएंगे। कहने का मतलब ये, यानी कि इसके बाद तो ऑब्जेक्ट आएगा। थ्रो फेंकना, किसी वस्तु को या फिर किसी इंसान को ही तो हम फेंकेंगे। बाई खरीदना, खरीदेंगे तो कुछ वस्तु ही तो खरीदेंगे। सेल बेचना, तो बेचेंगे तब भी हम कुछ वस्तुएं बेचेंगे। ड्रिंक पीना, कोई लिक्विड पिएंगे हम। उसके बाद है हमारी पनिश, सजा देंगे, तो सजा देंगे तो हम किसी इंसान को ही तो देंगे। गिव है देना, देंगे तो हम अपने सामने वाले को ही तो देंगे, किसी ऑब्जेक्ट को ही तो देंगे। टेक लेना, लेंगे भी हम किसी ऑब्जेक्ट से। स्टील चुराना, चुराएंगे भी तो हम कोई वस्तु। तो कहने का मतलब ये है, ये जो इतनी सारी ये जो वर्ब लिखी है इनके बाद हमें कुछ ना कुछ लगाना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट के रूप में लगाना पड़ रहा है। इसीलिए ये जो सारी वर्ब्स हैं ये हमारे ट्रांजिटिव वर्ब के एग्जाम्पल्स। एक और बात गाइस मैं आपको बताती हूँ, आप जरूर नोट करिएगा। पैसिव और ट्रांजिटिव वर्ब
पॉसिबल। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब की जो पैसिव होती है हम उसे बना सकते हैं। अब गाइस देखिए, पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं एंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं, क्योंकि जितनी भी मैंने बताया ट्रांजिटिव वर्ब होती है उनमें ऑब्जेक्ट तो हमेशा आता है, इसीलिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आएंगे एंड सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे। इसका मतलब इसकी जो पैसिव है वो बन जाएगी। लेकिन गाइस इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, उसमें तो ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो हम सब्जेक्ट की जगह पे आप ही बताइए हम किसे लाएंगे। पैसिव वॉइस में यही तो होता है कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट ले जाते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ले आते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब में जब ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है तो हम उसे सब्जेक्ट की जगह पे ला कैसे सकते हैं, ला ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है उनकी कभी भी पैसिव नहीं बनती। यहाँ तक आपने ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में सीखा था। क्या क्या सीखा था? ट्रांजिटिव वर्ब होती है सकर्मक क्रिया, उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ओके, अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो किसी एक्शन को रिसीव करता है, किसी एक्शन को ग्रहण करता है। अब जब हम ट्रांजिटिव वर्ब या कोई भी वर्ब हो, किसी से जब हम व्हाट करके क्वेश्चन पूछते हैं तब जो हमें आंसर मिलता है वो हमेशा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा हमारी नॉन लिविंग थिंग होती है। जब हम किसी वर्ब से हूम करके क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो हमेशा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा एक लिविंग थिंग होती है। ओके गाइस, आप होप आपको समझ में आई होगी ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इसकी पैसिव हम बना सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, हम जानते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब आपने समझ लिया, अब हम पढ़ेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। इंट्रांजिटिव वर्ब जिसे हम हिंदी में अकर्मक क्रिया भी कहते हैं। जैसा कि हम इसको नाम से ही जान सकते हैं, आ मीन्स क्या होता है, नहीं, और कर्मक में जिसके साथ कर्म ना हो। तो अगर आपने ट्रांजिटिव वर्ब को अच्छे से जाना है तो इंट्रांजिटिव वर्ब कोई हार्ड नहीं है, ये ट्रांजिटिव वर्ब की उल्टी होती है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है, ए वर्ब that is used without an object is called intransitive verb. यानी कि ए वर्ब दैट इज यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट, वे वर्ब, वे क्रियाएं जो बिना ऑब्जेक्ट के पाई जाती हैं, यानी कि जो बिना ऑब्जेक्ट के प्रयोग की जाती हैं, उन्हें हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसी वर्ब जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। कहने का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ऐसी वर्ब जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, जिनका प्रयोग हम बिना ऑब्जेक्ट के करते हैं, उन्हें हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब जब ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो उसकी जगह पे कोई एडवर्ब आ सकती है, एडवर्ब फ्रेज आ सकता है, वो हमारी आगे की बात है। लेकिन अभी हम इतना समझिए कि इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है ऐसी वर्ब जिसके साथ हम ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं, उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखूं, पाखी इज स्विमिंग इन द रिवर। पाखी जो है नदी में तैर रही है, इसमें पाखी हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब जो हमारी मेन वर्ब है, जो एक्शन वर्ब है, इसमें काम तो हो रहा है स्विमिंग का, काम तो तैरने का ही हो रहा है ना। एक्शन किस चीज का हो रहा है? तैरने का। इसीलिए जो यहाँ पे हमारी स्विमिंग है ये हमारे यहाँ पे वर्ब है, और ये जो इज है ये हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। अब आप देखिए
ये जो वर्ब है, ये जो एक्शन हो रहा है, जो काम हो रहा है तैरने का, अगर हम इससे पूछें व्हाट करके क्वेश्चन, पाखी क्या तैर रही है, पाखी क्या तैर रही है, तो अब देखिए इसका कुछ आंसर तो आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब व्हाट लगाने से हमें जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता था वो है ही नहीं, यहाँ पर नहीं है ना। पाखी क्या तैर रही है, आप खुद सोचिए, पाखी क्या तैर रही है, तो इसका आंसर तो हमें मिल नहीं रहा, इसका मतलब इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ही नहीं। दूसरा, अगर हम इससे हूम लगा के पूछें तो हमें मिलता था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जब हमें स्विमिंग से हूम लगा के पूछेंगे पाखी किसे तैर रही है या फिर पाखी किसको तैर रही है, तो इसका भी आपको कुछ आंसर मिला नहीं मिला। अब आप ये मत कहिएगा ये जो रिवर है ये आंसर है, नहीं। जब हम इससे ये पूछेंगे कि पाखी कहाँ तैर रही है तब ये रिवर का आंसर आएगा, ये तो हमें प्लेस बता रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया था हम वर्ब से ये सिर्फ दो चीजें पूछेंगे जिससे हमें पता चलता है ऑब्जेक्ट के बारे में। अगर व्हाट पूछेंगे तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पता चलेगा, whom पूछेंगे तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पता चलेगा। ऑब्जेक्ट को जानने के लिए इन दोनों के अलावा हम और किसी चीज का यूज नहीं करते हैं, वो बात अलग है। हम इसमें अगर ये पूछें कि पाखी कहाँ तैर रही तो हमारा आंसर निकल के आएगा रिवर, लेकिन रिवर ऑब्जेक्ट नहीं है, रिवर तो हमारी जगह बताई जा रही है, रिवर तो हमारा प्लेस बताया जा रहा है, इसलिए ये है हमारा एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, इन द रिवर ये ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारी जगह है, और जो जगह बताते हैं वो एडवर्ब फ्रेज होते हैं, टाइम बताते हैं वो एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम हो जाते हैं, जो जगह बताते हैं वो एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस होते हैं। तो आप इस सेंटेंस को जरा ध्यान से देखिए, पाखी इज स्विमिंग इन द रिवर, पाखी नदी में तैर रही है। ओके, इसमें जो हमारा एक्शन हो रहा है वो तैरने का हो रहा है, तो ये हो गई हमारी बात। अब जब हम इससे व्हाट करके क्वेश्चन पूछेंगे कि पाखी क्या तैर रही है तो हमें कुछ आंसर नहीं मिला, इसका मतलब इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरी बात, अगर हम इसे हूम करके क्वेश्चन पूछेंगे कि पाखी किसे तैर रही है तब भी हमें कोई आंसर नहीं मिलेगा, यानी कि इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं है। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट हमारे टू टाइप के तो होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इनमें से कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो ये जो वर्ब हुई हमारी, ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब हुई, ये है हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब जिसके बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता। अब मैं कुछ और एग्जांपल दूं, जैसे अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, शी वेंट टू जयपुर, वह जयपुर गई। अब शी तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, एक्शन क्या हो रहा है हमारा, एक्शन जाने का ही तो हो रहा है, तो ये जो वेंट है ये हो गई हमारी एक्शन वर्ब। अब जब हम इस वर्ब से व्हाट करके क्वेश्चन पूछें कि वह क्या जा रही है तो हमें इसका कुछ आंसर मिला नहीं मिला, यानी कि इसमें कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। अब जब हम इससे whom करके क्वेश्चन पूछें वह किसे जा रही है तो आप सोचिए आपको कोई आंसर मिला नहीं मिला, यानी कि इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं है। कहने का मतलब ये है जब हम इससे व्हाट करके क्वेश्चन पूछते हैं तब भी हमें कुछ आंसर नहीं मिलता है, जब हम इससे whom करके कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तब भी आंसर नहीं मिलता है, यानी कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो ये जो वर्ब है, वर्ब हो गई हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया। अब आप ये सोचेंगे टू जयपुर ऑब्जेक्ट हो सकता है, नहीं गाइस। अगर हम इससे ये पूछे कि वह कहाँ जा रही है तो इसका आंसर निकल के आएगा जयपुर, ये तो जगह के बारे में बताया जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये भी हमारा एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस है। जब भी हम सेंटेंस की वर्ब से वेयर करके क्वेश्चन पूछते हैं तो जो निकल के आंसर आता है वो हमारा एडवर्ब फ्रेज होता है। तो जयपुर ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा एडवर्ब फ्रेज है। इसी तरह से अगर एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, दो एग्जांपल दूंगी, आप उसमें फर्क देखिएगा। श्याम इज स्लीपिंग इन हिज रूम। दूसरा है श्याम नहीं,
डेकोरेटेड द रूम। इन दोनों सेंटेंस को आप गौर से देखिए और मुझे बताइए कि इसमें जो वर्ब है वो कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है एंड कौन सी वर्ब इंट्रांजिटिव है। जल्दी से बताइए, आप सेंटेंस को जल्दी से देखिए। राम इज स्लीपिंग इन हिज रूम, राम अपने कमरे में सो रहा है। सी क्लीन्ड एंड डेकोरेटेड द रूम, उसने कमरे को साफ और डेकोरेट किया। जल्दी से आप इसका आंसर बताइए मुझे। आई होप आपने आंसर निकाल लिया होगा। फर्स्ट वाला सेंटेंस देखते, श्याम इज स्लीपिंग इन हिज रूम। अब गाइस इसमें ये श्याम है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। एक्शन हमारा क्या हो रहा है, एक्शन सोने का हो रहा है, इसीलिए जो स्लीपिंग है ये हो गई हमारी वर्ब। इज क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अब देखिए स्लीपिंग से जब हम ये क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट, श्याम क्या सो रहा है, तो आपको कुछ आंसर मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर हम इससे क्वेश्चन पूछेंगे श्याम किसे सो रहा है, तो आपको कुछ आंसर मिला? नहीं मिला। यानी कि ये जो वर्ब है ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो जो वर्ब हो गई हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। और आप सोचेंगे इन हिज रूम, ये हमारी जगह बताई जा रही है, इसीलिए ये हमारा एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस है। देखिए ना, आप ये पूछिए, इससे वेयर लगा के क्वेश्चन पूछिए वर्ब से कि श्याम कहाँ सो रहा है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? इन हिज रूम। ये तो जगह बताई जा रही है ना, इसीलिए ये है वो ऑब्जेक्ट नहीं है। अब आप नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखिए, शी क्लीन्ड एंड डेकोरेटेड द रूम। ओके गाइस, ये क्या हमारा सब्जेक्ट है और एक्शन क्या हो रहा है? एक्शन तो क्लीन करने का हो रहा है और एक डेकोरेट करने का हो रहा है, यानी ये दोनों हमारी वर्ब हुई। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब आ सकती हैं। अब जब आप जैसे कि इसको ही मान लीजिए, अब आप इससे पूछेंगे कि वह क्या क्लीन कर रही थी, वह क्या साफ कर रही थी, तो आंसर क्या निकलेगा? रूम को साफ कर रही थी। या फिर वह किसे साफ कर रही थी? रूम को साफ कर रही थी। इसका आंसर निकल आ जाए। वैसे व्हाट करके क्वेश्चन पूछेंगे कि वह क्या साफ कर रही थी, तो आंसर क्या निकला? वह कमरे को साफ कर रही थी। इसी तरह से अगर हम डेकोरेट से क्वेश्चन पूछे व्हाट, वह क्या डेकोरेट कर रही थी, तो आंसर क्या निकला? रूम। यानी कि इन दोनों के बाद ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जब हमने इससे व्हाट लगाई क्वेश्चन पूछा तो हमें आंसर मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों वर्ब के बाद ये जो रूम है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसीलिए ये दोनों जो वर्ब हैं ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। आपको कुछ डिफरेंस इसमें समझ में आया? देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में क्या था, श्याम इज स्लीपिंग इन हिज रूम। ओके, रूम इसमें भी आया और रूम इसमें भी आया। जैसा कि मैं आपको हर बार बताती हूँ कि कोई वर्ड एक्चुअल में क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता। कोई भी वर्ड किसी सेंटेंस में क्या फंक्शन करता है इससे फर्क पड़ता है। अब आप ऊपर वाले सेंटेंस में देखिए, ऊपर वाले सेंटेंस में जब हम स्लीपिंग से क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट, तो आंसर नहीं निकल रहा है। इससे हूं करके क्वेश्चन पूछेंगे तब भी आंसर नहीं निकल रहा है, क्योंकि ये जो यहाँ पे रूम का यूज किया गया ये प्लेस बताने के लिए किया गया। लेकिन जो नीचे वाला सेंटेंस है, जब हमने इनकी वर्ब से व्हाट करके क्वेश्चन पूछा तो हमें आंसर मिल गया। यानी कि जो यहाँ पे ये जो रूम है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सफाई किसकी की जा रही है? रूम की जा रही है। क्लीन किसे किया जा रहा है? रूम को किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि रूम इसमें भी आया, रूम इसमें भी आया। लेकिन कभी कभार क्या होता है, हमें पूरा फोकस हमारा वर्ब पे होना चाहिए, क्योंकि जब हम वर्ब से पूछेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे व्हाट या फिर होम से, तब वर्ब ही तो हमें बताएगी कि ऑब्जेक्ट क्या है। अगर वर्ब व्हाट या होम से कोई आंसर नहीं देती, हमें कोई आंसर नहीं मिलता है, तो इसका मतलब उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन हमें अगर आंसर मिल जाता है तो इसका मतलब है कि उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। Some examples of intransitive verb. कुछ एग्जाम्पल्स हमारे इस तरह से होते हैं, कम हो गया, गो हो गया, स्लिप हो गया, स्लीप हो गया, फॉल हो गया, बीप हो गया, डांस हो गया,
डाई हो गया, रन हो गया, फ्लाई हो गया, लाफ हो गई हमारी एक बार, इसके अलावा हमारी क्राई हो गई, इसके अलावा हमारी स्नीज हो गई, इसके अलावा हमारी बैंड हो गई, और भी हमारे बहुत से। देखिए ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब के। कम, गो, स्लिप मीन्स होता है फिसलना, स्लीप, फॉल, बीप, डांस, डाई, रन, फ्लाई, लाव, क्राई, स्नीज, बेंड। स्नीज मीन्स होता है छींकना एंड बेंड मीन्स होता है झुकना। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के। आप एक और बात नोट में लिख लीजिए कि पैसिव ऑफ intransitive verb is not possible। intransitive verb की कभी भी पैसिव नहीं बनती। देखिए पैसिव में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं। क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब होती है उसके बाद तो कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं, तो आप ही बताइए हम सब्जेक्ट की यहाँ पे लाएंगे कैसे। इसका मतलब कि इसकी जो पैसिव होती है इसकी पैसिव नहीं बनती है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। ये बात आप नोट में जरूर याद रखिएगा कि पैसिव ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब इज नॉट पॉसिबल। इंट्रांजिटिव वर्ब। आगे बढ़ते हैं। अब गाइस मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि अगर आप किसी वर्ब के सामने, जैसे कि हमारी जो फ्लाई वर्ब, इसके सामने अगर आप बी और बी टी, देखा होगा आपने डिक्शनरीज में कुछ वर्ड्स ऐसी होती हैं जिनके सामने बी भी लिखा होता है एंड बी टी भी लिखा होता है। जैसे कि एक और वर्ब हो गई हमारी ओपन, एक और वर्ब हो गई हमारी स्टार्ट। यहाँ पे बी का मतलब है इंट्रांजिटिव एंड बीटी का मतलब है ट्रांजिटिव। गाइस आपने कुछ बुक्स में देखा हो, कुछ जो डिक्शनरीज होती हैं उनमें जो कोई वर्ब होती है उनके सामने ये दोनों लिखे होते हैं, बी भी लिखा होता है, बीटी भी लिखा होता है, बी भी लिखा होता है, बीटी भी लिखा होता है। तो यहाँ पे जो बी है इसका मतलब है इंट्रांजिटिव एंड बीटी का मतलब है ट्रांजिटिव। तो आप मुझे एक बात बताइए कि अगर किसी वर्ब के सामने ये मतलब जैसे कि यही वर्ब है, मान लीजिए इसके सामने ये दोनों लिखे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस वर्ब को हम दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं इसको एंड इंट्रांजिटिव वर्ब के भी रूप में इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल अभी देती हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमने फ्लाई ली, Ram is flying the kite and second example है हमारा the words are flying over the hill। राम इज फ्लाइंग द काइट, राम पतंग उड़ा रहा है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल हमारा द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द हिल, पक्षी जो है पहाड़ी के ऊपर उड़ रहे हैं। ओके, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल हम देखते हैं। राम, ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। एक्शन क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे? एक्शन हो रहा है उड़ाना। तो ये जो फ्लाइंग हुई ये तो हो गई हमारी बर्ड एंड इज है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब जब हम फ्लाइंग से क्वेश्चन करें कि व्हाट, राम क्या उड़ा रहा है, तो हमें इसमें आंसर क्या मिलेगा? राम पतंग उड़ा रहा है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि हमने इससे व्हाट करके क्वेश्चन पूछा है। देखिए हमने इससे व्हाट करके क्वेश्चन पूछा तो हमें इस सेंटेंस में आंसर मिल गया कि काइट उड़ा रहा है, वो पतंग उड़ा रहा है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, यानी इस सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट दिया गया है तो ये यहाँ पर तो हो गई हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। अब हम नेक्स्ट वाला अपना सेंटेंस देखते हैं।
द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द हिल, पक्षी जो है वो पहाड़ियों के ऊपर उड़ रहे हैं। अब इसमें द बर्ड्स ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसमें भी जो एक्शन हो रहा है वो एक्शन क्या हो रहा है, एक्शन तो उड़ने का हो रहा है ना, फ्लाइंग। तो अब जब इस फ्लाइंग से क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट, कि पक्षी क्या उड़ रहे हैं, यहाँ पे जो आ रही है हमारी हेल्पिंग वर्ब है, पक्षी क्या उड़ रहे हैं, तो हमें कुछ आंसर मिला नहीं मिला, यानी कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अब जब इसे हूँ करके क्वेश्चन पूछे हूँ कि पक्षी किसे उड़ रहे हैं, तब भी क्या आपको कोई आंसर मिलेगा, नहीं मिलेगा, यानी कि इस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ये जो ओवर द हिल है ये हमारी जगह बताई जा रही है, हमारा एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस है। अगर हम इस लाइन से ही पूछे कि वेयर, पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं, तो हमें आंसर आएगा ओवर द हिल, पहाड़ी के ऊपर उड़ रहे हैं। तो ये जो आंसर निकला वेयर से, ये तो हमारा जगह बता रहा है, ये तो एडवर्ब फ्रेज है हमारा। अब देखिए इस फ्लाइंग के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो इस टाइम पर हो गई ये इंट्रांजिटिव वर्ब। मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो ट्रांजिटिव की तरह भी यूज होती हैं, इंट्रांजिटिव की तरह भी यूज होती हैं। वैसे मैंने फ्लाई आपको लिखाया था इंट्रांजिटिव वर्ब में, मैंने आपको एग्जांपल दिए थे। देखिए जब फ्लाई का मीन्स खुद उड़ना हो, फ्लाई का मीन्स खुद उड़ना हो, तो उस टाइम पर तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को उड़ा रहे हो तो उस टाइम पर वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी। कहने का मतलब ये है कि कुछ वर्ब्स होती हैं वो ट्रांजिटिव की तरह भी यूज होती हैं एंड वो इंट्रांजिटिव की तरह भी यूज होती हैं। देख लीजिए आप इस सेंटेंस में इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया, यानी कि इस सेंटेंस में जो वर्ब हुई फ्लाइंग ये हो गई हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन जो सेकंड वाला सेंटेंस है इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं आया है, यानी ये जो वर्ब हुई हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब हुई। और एग्जांपल्स देखती हूँ मैं आपको। आप यहाँ पे नोट लिख लीजिए कि some verb can be used both transitively and intransitively। कुछ वर्ड्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम ट्रांजिटिवली भी यूज करते हैं एंड इंट्रांजिटिवली भी यूज करते हैं, जैसे कि द डोर ओपन एट 9 o'clock। दरवाजा जो था वो 9 बजे खुल चुका। ओके अगर मैं इसी तरह से एक और एग्जांपल लेती हूँ, द PM opened the door at 9 o'clock। ओके गाइस, अब आप इस सेंटेंस में देखिए दरवाजा है वो 9 बजे खुला था। ओके और इस सेंटेंस में जो पीएन है उसने जो है दरवाजा 9 बजे खोला था, ओपन द डोर एट 9 o'clock। ओके अब आप इसमें देखिए, इसमें एक्शन हो रहा है खोलने का, इसमें भी एक्शन हो रहा है खोलने का, लेकिन जब ऊपर वाले सेंटेंस में हम व्हाट करके क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, दरवाजा क्या खोला गया। हूँ करके हम क्वेश्चन पूछेंगे दरवाजा किसे खोला गया, तो हमें कुछ आंसर मिला नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं, ये तो टाइम बताया गया हमारा, ये एट टाइम प्रपोजिशन है हमारा, यानी कि यहाँ पे जो ओपन है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है। लेकिन जो सेकंड एग्जांपल है चपरासी ने दरवाजा खोला, जब हम ओपन से इसमें क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट, चपरासी ने क्या खोला, तो आंसर क्या निकल के आया, डोर। चपरासी ने दरवाजा खोला, तो ये जो है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि इस सेंटेंस में ओपन के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, यानी कि इस सेंटेंस में जो ओपन है ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। दरवाजा खोला जाता है 9 AM या 9 PM जो भी हो। हमने यहाँ
पे व्हाट करके क्वेश्चन पूछा तो हमें कुछ आंसर नहीं मिला, हूम करके पूछा कुछ आंसर नहीं मिला, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इसीलिए ये जो वर्ब है हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन यहाँ पे जो ओपन है कि हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट है। कहने का मतलब ये है कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिन्हें हम ट्रांजिटिवली एंड इंट्रांजिटिवली दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जाम्पल लीजिए, माई फादर रन्स ए स्कूल and my father runs fast। मेरे पिताजी एक स्कूल चलाते हैं। यहाँ रन का मतलब दौड़ना नहीं है, यहाँ रन का मतलब चलाने से है, यानी कि वो एक स्कूल को संचालित करने से एक स्कूल को संचालित करते हैं। तो आप जब इस रन से क्वेश्चन करेंगे व्हाट, मेरे पिताजी क्या संचालित करते हैं, तो आंसर क्या निकल के आया, एक स्कूल को। ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, तो ये कौन सी वर्ब हो गई हमारी, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। यानी कि इसकी जो पैसिव है, ये जो पॉसिबल, इसकी पैसिव बना सकते हैं। लेकिन ये जो नीचे वाला सेंटेंस है, माई फादर रन फास्ट, मेरे पिताजी तेज दौड़ते हैं। ओके, इस सेंटेंस में जो रन है यहाँ पे दौड़ने का सेंस दे रहा है। इससे क्वेश्चन पूछिए व्हाट, मेरे पिताजी क्या दौड़ते हैं, आंसर मिला नहीं मिला। मेरे पिताजी किसे दौड़ते हैं, आंसर मिला नहीं मिला। और ये जो फास्ट है ये हमारा एडवर्ब है, यानी कि इस सेंटेंस में रन के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया है, इसीलिए यहाँ पे जो रन है ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। यानी कि अब आप ही बताइए, इसकी पैसिव जो होगी इज नॉट पॉसिबल, इसकी पैसिव पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसकी पैसिव पॉसिबल है इस सेंटेंस की, क्योंकि इसमें इसके बाद ऑब्जेक्ट आया, लेकिन इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया। He laughs at me, he is laughing aloud, he laughs at me, वह मुझ पर हंसा, वह मुझ पर हंसता है। देखिए अगर कभी भी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगे तो उसका मीन्स थोड़ा बदल जाता है। यहाँ पर हंसने का मतलब है कि उसने मेरा मजाक बनाया, laughs at me इसका मतलब हुआ यहाँ पे उसने मेरा मजाक बनाया। मेरे कहने का मतलब है कभी कभार क्या होता है वर्ब के साथ अगर प्रेपोजिशन आ जाता है, ये हमारा प्रेपोजिशन है एट। ओके, तो इसमें ये जो लाफ का मतलब है यहाँ पे हंसना ठीक नहीं रहेगा, यहाँ पर होगा मतलब इसका मजाक बनाना, उसने वह मेरा मजाक बनाता है। तो ये जो वर्ब है हमारी, ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि अगर हम इससे क्वेश्चन पूछें वह किसका मजाक बनाता है, हूँ करके क्वेश्चन पूछे तो आंसर क्या आएगा, मी, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आ गया यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब हुई, तो इसकी पैसिव पॉसिबल है, इसकी पैसिव पॉसिबल है। लेकिन नीचे वाला सेंटेंस है वह तेज हंस रहा है। ओके, तो इसमें जो अलाउड है ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए ये जो लाफिंग है ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो आप बताइए क्या इसकी पैसिव पॉसिबल होगी, नहीं, इसकी पैसिव पॉसिबल नहीं होगी। मेरे कहने का मतलब गाइस ये है कि कभी कभार हम अगर वर्ब के साथ कुछ प्रेपोजिशंस ऐड कर दें तो उसका मीन्स यहाँ पे बदल जाता है। यहाँ पे मजाक बना है लेकिन यहाँ पे है हंसने का सेंस आ रहा है। समझ में आ रही होंगी आपको बातें कि यहाँ पे जो लाफ्स है ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है, इसकी पैसिव जो है वो पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे ये जो सेंटेंस है वह तेज हंस रहा है, तो यहाँ पे इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया, इसलिए ये जो है हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है और इसकी पैसिव पॉसिबल नहीं है। The bus ran over a boy last night। देखिए इस सेंटेंस में बस ने लड़के को मतलब अंतिम रात्रि में या फिर पिछली रात्रि में कुचल दिया। यहाँ पे देखिए रैन के साथ ओवर लग गया है, एक प्रेपोजिशन लग गया है, इसका मतलब यहाँ दौड़ने से नहीं हुआ इसका सेंस हो गया कुचलना, यानी कि कुचल दिया। बस थी उसने उस लड़के को
अंतिम रात्रि में या फिर लास्ट नाइट में कुचल दिया। तो अब हम अगर इससे पूछें कि बस ने किससे कुचल दिया, तो आंसर हमारा क्या निकलेगा बॉय, यानी कि इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ये हो गई हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरह से अगर मैं ये सेंटेंस लूँ, शी वेंट टू आगरा, ठीक है, इस सेंटेंस में वेंट हमारा एक्शन हो रहा है, हमारी वर्ब है। अगर हम इससे ये पूछें कि वह क्या जा रही है या फिर किसे जा रही है, तो हमारा कुछ आंसर नहीं निकलेगा, यानी कि इसमें जो है ऑब्जेक्ट नहीं है। सॉरी, आगरा AGRA होता है, तो इसमें कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि ये जो वर्ब है हमारी ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। समझ में आई बात गाइस आपको कि ये जो आगरा ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारा स्थान बता रही है, हमारा प्लेस बता रहा है। शी वेंट टू आगरा, वह आगरा गई, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। देखिए ऑब्जेक्ट का पता हम दो ही तरीके से कर सकते हैं, हम वर्ब से पूछें व्हाट करके क्वेश्चन, या फिर हम वर्ब से पूछें हूम करके क्वेश्चन। इसके अलावा किसी क्वेश्चन का आंसर मिलता है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे हमने इससे वेयर करके क्वेश्चन पूछा, वह कहाँ गई, तो आगरा गई वे, लेकिन ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है और इसकी पैसिव पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये जो सेंटेंस है इसमें हमारा ऑब्जेक्ट आया हुआ है, इसीलिए इसकी पैसिव जो है वो पॉसिबल है। इसी तरह से एक और सेंटेंस में लिखूं, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षी जो थे आसमान में उड़ रहे थे। इसमें आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये बर्ड्स हमारा सब्जेक्ट है, एक्शन क्या हो रहा है, उड़ने का हो रहा है, तो ये फ्लाइंग हुई, ये हमारी वर्ब हुई। आप बताइए गाइस मुझे ये वर्ब कैसी है, ट्रांजिटिव है या ट्रांजिटिव है, जल्दी से बताइए गाइस, जल्दी से। आप जब इससे व्हाट करके क्वेश्चन पूछेंगे क्या आंसर निकल रहा है, बताइए क्या आंसर निकल रहा है। पक्षी क्या उड़ रहे हैं, नहीं ना, नहीं निकल रहा। हूम करके इससे क्वेश्चन पूछें कि पक्षी किसे उड़ रहे हैं, क्या आंसर निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। इसका मतलब इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इन द स्काई यही हमारा फ्रेज है। तो यानी कि ये जो वर्ब है ये भी हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होगी और इसकी पैसिव भी पॉसिबल नहीं है। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, आपको समझ में आई होगी बात। उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा भी लगा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस एंड थैंक यू, और ऐसे ही तैयारी करते रहिए।